नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत चली। मुलाकात के समन्वय में बातचीत के अलावा राजनीतिक चर्चाएं भी इसमें हुई, लेकिन किसी ने इस बातचीत का खुलासा नहीं किया कि क्या बातचीत हुई। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सभी बड़े नेताओं से मुलाकात लगातार जारी है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि दोनों नेताओं की जो बीच बातचीत है वो करीब आधे घंटे तक चली है और इस बातचीत का कई मायने इसको लेकर निकाले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुलाकात का दौर जो है वो लगातार जारी है और राजनीतिक चर्चाएं मुलाकात में हो रही हैं और इसको लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सांसद तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। पूर्व सीएम भी तीरथ सिंह रावत रह चुके हैं। देखिए, एक बात अलग है कि मैं उनके बाद इस दायित्व पर आया हूं, लेकिन हमारा बचपन से ही चूँकि उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। हम विद्यार्थी परिषद के ज़माने से वो हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे हैं, आगे बढ़ाते रहे हैं। आज भी चूँकि चुनाव के बाद बहुत दिन हो गए थे, बीच में चुनाव के बाद उनके भी कार्यक्रम लगे हुए थे, कई जगह थे। कल जैसी सूचना मिली कि आ गए हैं, तो आज बस वैसे ही शिष्टाचार बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए। हाँ, स्वाभाविक है। चुनाव के संबंध में जो भी घटनाक्रम हुए हैं या जो चुनाव के दौरान चीज़ें हुई हैं, किस प्रकार से हमारा प्रचार प्रसार, तमाम चीज़ें, उन सब पर तो चर्चा होती है। सर, मतदान के बाद बीजेपी में अंदर खाने बड़े आरोप लगते रहे। अब यतीनानंद गिरि जी ने भी आरोप लगाया कि भीतरघात हुआ है। देखिए, हमने सभी लोगों से कहा है अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पार्टी के फोरम पर दे सकते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं। कि हमारा एक परिवार है और परिवार के नाते, मुख्यमंत्री के नाते मैं यहाँ पे था नहीं, मुझे स्वयं उनके पास जाना था, लेकिन उनका फोन आया, यहाँ पे आए और बातचीत हुई है। आने वाली तैयारी 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, परिणाम आ गया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के से पूरे प्रदेश ने एक परचम लहराया है और निश्चित है हम 2/3 से भी अधिक बहुमत लेकर के आने वाले हैं। उस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि आने वाला समय है और ये केवल 5 साल नहीं तो आगे लंबी पारी 15 साल तक ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी खेलेंगे और उनके साथ हम पूरी तरह आगे बढ़ेंगे इस पर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि 2022 में विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव जो है उन पर भी पड़ेगा। तीरथ रावत ने यह भी कहा कि महिला मतदाताओं ने विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुफ्त मिले राशन को प्राथमिकता दी है। कोविड-19 में किए गए कामकाज पर भी जनता ने अपनी मुहर लगाई है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बहुमत पर अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तमाम व्यस्तताओं के बाद जो नेता बड़े चेहरे हैं पार्टियों के, वो अपने अपने स्तर से आकलन कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद पौड़ी गढ़वाल तीरथ सिंह रावत जी हैं। रावत जी से समझते हैं कि सर, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हालांकि परिणामों का इंतजार है। सर, इन मतदान को आप कैसे देखते हैं? करीब करीब 2017 जैसा ही मतदान हुआ है। देखिए, मतदान का परिणाम रिजल्ट 10 को आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिन नहीं रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और 2/3 बहुमत से भी अधिक सीटें हम लोग लेके आएंगे। उसका एक कारण है कि जनता ने विकास को पहला इशू माना है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौमुखी विकास इस उत्तराखंड का किया है। साथ में प्रदेश सरकार ने भी इस प्रदेश का हर तरह से जो भी बजट और फंडिंग केंद्र से आया उसको समय अनुसार जनता तक पहुंचाने का काम किया है और नया आयाम भी दिए हैं प्रदेश ने और केंद्र ने। तो मुझे लगता है कि उसको लेकर के हम आश्वस्त हैं कि जनता ने बाकी चीज़ों को दरकिनार करते हुए केवल विकास
और मोदी जी को विशेषकर जिस तरह लोगों ने दिलों में हृदय में बिठाया है और हर घर को राशन देने का काम गरीब कल्याण योजना के तहत, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी जो 5 लाख आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने का काम दिया, और स्वच्छता, शौचालय, ये सारी चीज़ें, तो ये जनता ने इसको प्राथमिकता दी है। सर, क्या इन चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नहीं था? 3 मुख्यमंत्रियों को बदले जाने का क्या कोई मुद्दा नहीं था? देखिए, ये इशू औरों के लिए हो सकता है, लेकिन जनता के लिए कोई इशू नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष है वो भले भी कहे, लेकिन जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता चाहती है विकास। आखिर उस घर में 2 जून की रोटी ठीक से खा सकें और उसका विकास हो, उसके क्षेत्र का, उसके प्रदेश का, ये प्राथमिकता जनता ने दिया है। और जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री की, मैं कहता हूँ कि ये सरकार अपनी एक है, अपना परिवार का कोई भी दायित्व किसी को मिला, ये दायित्व है हमारे यहाँ, और उस दायित्व को मैं सोचता हूँ कि पूरी तरह प्रदेश के हित में और देश हित में, क्षेत्र हित में, ये एक आगे व्यवस्था को देखते हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर जी है, बहुत अच्छा काम किया है और प्रदेश के अंदर एक अच्छा मैं सोचता हूँ कि विकास को आगे बढ़ाया है, और वही एक जनता देख रही है। सर, अभी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस में उत्सवों का दौर शुरू हो गया। हरीश रावत जी उत्सव दे रहे हैं, अलग अलग नेता बैठ के कर रहे हैं। क्या कांग्रेस बहुत आश्वस्त है इस मत प्रतिशत को देखते हुए, या उसे कोई गलतफहमी है? क्योंकि अभी मतदान के बाद अभी परिणामों का तो समय बाकी है। देखिए, अति उत्साह भी ठीक नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस गलत फहमी में है। यदि कांग्रेस को जनता ने स्वीकृति देनी होती तो पिछली बार भी देती, वो 11 पे नहीं आते, और उस बार तो उन पर सत्ता थी। कितना काम उन्होंने किया था, कितनी घोषणाएं किया थी, घोषणा अंबार लगाया था, और लेकिन उसके बाद भी जनता ने दरकिनार कर दिया था, क्योंकि उनके सामने भ्रष्टाचार और झूठे वादे, ये सब जो उन्होंने रखा था। तो आज जनता होशियार है और जनता हर बात को समझती है। और उत्तराखंड की जनता हर घर में साक्षरता हमारे यहाँ जो नंबर 1, और वो जानती है। और दूसरा है कि यहाँ हर घर में सैनिक है, राष्ट्र से जुड़ा है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। तो ये सब चीज़ों को लेते हुए वो आने वाला समय है, ये जानती है कि इस प्रदेश का भला किसने करना है, तो ये भला करेगा मोदी जी के हाथों में है, ये भाजपा ही कर सकती है, ये वो जानती है और देखा है। और उसी को लेकर मैं कह सकता हूँ कि वो जैसे पिछला चुनाव में दरकिनार किया कांग्रेस को, तो इस समय भी वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। और आज तो पूरे देश के अंदर सफाया हो रहा है कांग्रेस का, तो किस उससे करे हमारी समझ में नहीं आता। यहाँ तो लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, और विकास मोदी जी ने किया है, हमारी प्रदेश सरकार ने किया, पुष्कर जानी जी के नेतृत्व में किया है। सर, इस बार के जो परिणाम आएंगे ये तो 10 को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक जानकार और कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं निर्दलीय व बसपा जैसी पार्टियों की अहम भूमिका हो सकती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इनके संपर्क में है, या कोई प्लान बी भी तैयार है? क्योंकि फाइट कांग्रेस भाजपा की नेक टू नेक मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा कि 2/3 बहुमत देकर हम लोग आएंगे, और हमारे पूर्ण विश्वास है जनता पे, और जनता ने हृदय से, दिल से भाजपा को स्वीकार्यता दी है। और निर्दलीय है बसपा, ऑलरेडी पिछली बार से बसपा सफाया हो गई है, और मैं सोचता हूँ कि आज भी दूर दूर तक नहीं होगी। निर्दलीय जहाँ तक बात कहूँ तो हमें किसी निर्दलीय के सहारे या अन्य जो विपक्ष, जो अन्य पार्टी, छोटे दल है, मुझे लगता है कि वो आएंगे नहीं आएंगे इसका भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन निर्दलीय भी यदि कोई है तो उसको भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि कोई फिर सरकार बन जाए और फिर साथ जुड़ सकता है, आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है। सर, 2022 के बाद 2024 की तैयारी होगी लोकसभा की, आप सांसद भी हैं पौड़ी के। सर, इन चुनाव का जो परिणाम होगा 2024 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा, इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए है कि प्रदेश का विकास सरकार के रहते हुए होना है, और जो सरकार बनेगी उसको 5 साल इस प्रदेश का विकास करना है,
जनता का हित देखना है और उसी को देखते हुए निश्चित है कि 24 के अंदर भी फिर चुनाव होगा। तो 24 का चुनाव में भी जिस तरह मोदी जी ने, मैंने कहा कि पूरे देश का ही नहीं तो उत्तराखंड का तो विशेष चिंता जो उन्होंने किया है, और हर घर में राशन, शौचालय, आपका पानी घर में, हर घर में देना, ये सारी चीज़ें तो किया है, तो लोग इसको याद रख रहे हैं। तो 24 में निश्चित है कि हम लोग भारी बहुमत से जीत के आएंगे और फिर पुनः मोदी जी के नेतृत्व में 5 सीटें और प्रदेश के जो नेतृत्व होगा उसमें लेकर हम लोग जीतेंगे। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री व पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि बहुमत से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और निर्दल या बसपा जैसे दलों की मदद की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खास बातचीत की। निशंक इन दिनों बहुत व्यस्त चल रहे हैं और चुनाव के बाद जिलेवार मंगलवार से कार्यकर्ताओं के चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। और निशंक ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चला है उत्तराखंड में और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि पहाड़ों में वोटिंग प्रतिशत अधिक होना बीजेपी के पक्ष में भी है। वहीं मोदी मैजिक और महिलाओं का अधिक वोट करना भी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। भितरघात की शिकायतों पर उन्होंने चर्चा की और इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। कांग्रेस में अभी से दावतों का दौर शुरू होने पर उन्होंने चुटकी भी ली है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब अलग अलग राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों से जुड़े बड़े लोग जो संगठन को जिन्होंने जहार दी चुनाव में, वो चुनाव के परिणामों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। इस वक्त हम पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड भाजपा के बड़े चेहरे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास हैं। सर की कुछ देर पहले हरिद्वार के कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही थी और सीटवार आकलन कर रहे थे। सर, जो मतदान का प्रतिशत है 2017 जैसा है, तो क्या लग रहा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या भाजपा को फायदा हुआ? 2017 में भी तो बीजेपी को ही वो वोट मिला और अभी भी हम आशा कर रहे हैं कि वो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। सर, इस बार के चुनाव में एक चीज हमने खास देखी, जो वोटर था वो बड़ा साइलेंट था और बहुत कम समय का प्रचार प्रसार हुआ, डिजिटल पर ज्यादा फोकस था। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जनता के मन को था पाई? चुनाव के बाद अब आप लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, सर क्या इनपुट मिल रहे हैं, क्या बातचीत हो पा रही? इस समय की परिस्थितियां कुछ बिल्कुल अलग थी। आपने देखा कि जो कोरोना का ये जो महासंकट पूरी दुनिया में चल रहा था और जिस ढंग से ऊपर नीचे चल रहा था, लोग डरे हुए, सहमे हुए, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने भी वर्चुअल सभाएं की और जो ही को माहौल बनता था चुनाव का, वो इसलिए नहीं कि लोग साइलेंट थे, बल्कि इसलिए कि परिस्थितियां थी। तो स्वाभाविक ही है कि जब बहुत तेजी से बाहर प्रवेश नहीं बनता तो लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात सुखद है कि भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क बिल्कुल नीचे तक है, गांव-गांव तक है, घर-घर तक है और उसका कार्यकर्ता सब जगह है। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। जो हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, दिल्ली से पैसा आया और वो यहाँ लगा प्रदेश के विकास पे, जो दिखता है लोगों को। आज सड़कें दिख रही हैं लोगों को, पुल दिख रहे हैं, जो अवस्था अपने रेल कभी सोच नहीं सकते पहाड़ पर चढ़ेगी, वो रेल आज कर्णप्रयाग तक पहुंचने की स्थिति में रात दिन काम कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का काम हुआ। तो लोगों के मन मस्तिष्क में इस बात को लेकर के आशा है, भरोसा है कि हाँ, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जब मोदी जी ने इस बात को कहा ही कि अटल जी ने बनाया और हम इसको संभालेंगे, और संभाल रहे हैं, बोला ही नहीं, संभाल रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया किसी छोटे से राज्य को इतने कम समय में आवंटन सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम बहुत आशान्वित हैं कि भारी बहुमत से यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। सर अभी परिणाम तो नहीं आए, लेकिन हरीश रावत जी की पार्टियों का दावतों का दौर शुरू हो गया, चाहे कांग्रेस भवन हो या अलग अलग मौके पर वो दावतें दे रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या परिणाम कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है? देखिए, ये तो सबको ही दावत देनी चाहिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला है और हमने लोकतंत्र के उस मेले में आम आदमी अपनी सहभागिता करता है तो उत्सव है ये। तो हरीश रावत जी ने सभी को देनी चाहिए दावत, क्या दिक्कत है दावत देने में? और फिर भाई साहब तो हमारे दावत देने में कोई कसर कभी वो छोड़ते नहीं है। सर इस बार कांग्रेस में कई बड़े चेहरे हैं, जैसे सिंह रावत जी भी चले गए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, उधर यशपाल आर जी जैसे भी चेहरे हैं जो कुमाऊं के एक बड़े चेहरे कहे जाते हैं। तो क्या लगता है परिणामों में इन चेहरों का कितना महत्व होगा? और दूसरा, मतगणना के बाद इन चेहरों की कितनी उपलब्धता आपको लगता है, कितनी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए बैकबोन होंगे? आप तो जानते हैं, मुझसे क्यों बुला रहे हैं? और आप ही नहीं जानते, पूरे प्रदेश जानती है, तो उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सर इस बार के चुनाव में निर्दल और एक विशेषकर बहुजन समाजवादी पार्टी का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी सीटें अधिक आ रही हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इनसे संपर्क में है? क्योंकि यदि नेक टू नेक जैसी स्थिति हुई, या कोई भाजपा के पास प्लान बी भी है? हम तो भारी बहुमत से आ रहे हैं, हम प्लान बी को सोचेंगे ही क्यों? और दूसरी चीज कि मैं हरिद्वार से सांसद हूँ, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हरिद्वार जिले से 8 हमारे विधायक हैं, सोच भी नहीं सकते। तो 11 में से 8, जबकि जो जिस गणित की आप बात कर रहे हैं उस गणित के आधार पर तो इसका मतलब तो कहीं बीजेपी रहती ही नहीं। लेकिन अभी भी हम अधिकांश सीटों को जीत रहे हैं और हो सकता है चौंकाने वाले रिजल्ट भी आएंगे जो बीजेपी के पक्ष में होंगे। तो क्या 11 में 8 जो यदि पहले थे, क्या वही स्थिति रिपीट हो रही है? नहीं, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और लोगों को भरोसा है, लोगों को ये भरोसा है कि नहीं, बीजेपी हरिद्वार में जितना काम हुआ कोई सोच नहीं सकता था। आज हरिद्वार को दिल्ली, हरिद्वार को देहरादून, हरिद्वार को कुमाऊं, हरिद्वार को सहारनपुर, ऐसा हो गया जैसे केंद्र हो गया हरिद्वार। हरिद्वार के लोग सुबह नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और नाश्ता करने के लिए दिल्ली से वापस आ जाते हैं, देहरादून से वापस चले जाते हैं। वो सोचते भी नहीं थे। यहीं देहरादून से अब हरिद्वार जाते थे कितने घंटे लगते थे, आज 40 मिनट में लोग बैठते हैं और किस समय यहाँ पर पहुँच गए उनको पता ही नहीं चलता। तो लोग महसूस कर रहे हैं ये है विकास। वहाँ मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हो पुल हो, पुलिया हो, एक नहीं कितने काम हो गए, पूरे विश्व के फलक पर हरिद्वार आज आ गया है। तो हरिद्वार के लोग जानते हैं इस बात को। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। निशंक जी ने साफ किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन में जो विकास कार्य हुए, उन विकास कार्यों के आधार पर भाजपा को वोट मिला है। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में पीपीपी मोड पर इस बार केरल की स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को टेंडर दे दिया गया है। हालांकि इस नई कंपनी को काम देने के साथ ही इस पर कई सवाल भी खड़े होने लग गए हैं। खास बात यह है कि बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता ने इस संस्था को कुछ राज्यों में ब्लैकलिस्ट होने की बात कहकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध भी कर दिया है। आपको बता दें कि देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में पिछले 11 सालों से दिल के मरीजों को राहत देने के लिए फोर्टिस अस्पताल का अनुबंध इसी साल मार्च में खत्म होने जा रहा है। इस अनुबंध के खत्म होने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने नए टेंडर को आमंत्रित कर मेडिट्रीना नाम की संस्था को भी चयन कर लिया है। लेकिन खास बात यह है कि इस चयन के साथ ही संबंधित संस्था पर कई सारे सवाल खड़े होने लग गए हैं। हमारी चिंता ये है, टेक्निकली अगर ये क्वालिफाई कर भी गई, इन्होंने लोएस्ट रेट के टेंडर अगर डाल भी दिए, तो व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि इतने सस्ते में कोई भी कंपनी जो है स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएगी। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा मैटर अवगत कराया और यह बताया कि शासन में या निदेशालय स्तर पर किन्हीं अधिकारियों के निहित स्वार्थ हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो कि एक जो
ब्लैक लिस्टेड कह लीजिए, डिफॉल्टर कह लीजिए, उस कंपनी को आपने ठेका अवॉर्ड कर दिया। गढ़वाल मंडल हो, कुमाऊं मंडल हो, यूपी से लगे हुए जनपद हो, हिमाचल से लगे हुए जनपद हो, यहां हार्ट का इलाज अब तक 40s में बखूबी होता रहा। मैं स्वयं दर्जनों पेशेंट्स के तीमारदार के रूप में मैं स्वयं गया हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जनता से भी हमारा जो मीडिया है वो फीडबैक अगर लेंगे अपने संबंधियों, नातेदार, रिश्तेदारों से, तो आपको 40s के बारे में फीडबैक मिल जाएगा। 30 साल से ये लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनकी एक बड़ी चेन है, रिलायबल है। किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन किया, मेरिट के आधार पे तोल मोल के समीक्षा करके यह देख के, भले ही मेडिट्रा कंपनी ने जो डिफॉल्टर की श्रेणी में आ रही है, एक्सपीरियंस कम है, उन्होंने लोएस्ट टेंडर कोट किया होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो चल नहीं सकता है। आने वाले समय में हमको दिक्कत होगी। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर उत्तराखंड क्राइम की जो पुलिस है, उसने संयुक्त टीम ने 1 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम अगर बताएं तो रचित शर्मा और सुदेश यादव है। रचित अपने आप को फिल्म इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूसर बता रहा है और इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, ऐसा एसटीएफ का कहना है। एसटीएफ के मुताबिक गिरोह के सदस्य फर्जी वेबसाइट बनाकर कंबोडिया और हांगकांग से मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। एसटीएफ अभी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करीब 1 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। इसके सबूत एसटीएफ को मिले हैं। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों के सामने युद्धग्रस्त क्षेत्र में सकुशल वापसी बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसमें उत्तराखंड के कई छात्र छात्राएं भी फंसे हुए हैं, जो वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगातार सरकार से लगा रहे हैं। उत्तराखंड के 188 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि विदेश मंत्रालय उन्हें सकुशल वापस लाने के लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो यूक्रेन में 188 लोग जो है वो उत्तराखंड के फंसे हैं, इस बात की जानकारी है और लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को सकुशल वापस वतन लाया जा सके और उसको लेकर जो जनता है उनको सहूलियत हो। इसकी वजह से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से। में हमारा नोडल अधिकारी बनाए हैं। अभी तक 188 लोगों ने, जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उनके अभिभावकों ने, उन्होंने हमसे संपर्क किया है और हमारी कोशिश है कि पोलैंड के रास्ते से या अन्य रास्तों से जो भी सुगम मार्ग हैं, चूँकि यूक्रेन में हवाई सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई हैं, आसपास के जो राज्य हैं, दूतावास हैं, उन सभी से हम संपर्क में हैं। हमारा विदेश मंत्रालय संपर्क है, हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। कल मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से भी बात की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को वापस लाया जाए, सकुशल लाया जाए। नोडल अधिकारी बनाए हैं अभी तक 100। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है और अचानक नहीं हुआ है। ये सब लंबे समय से इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हमारे भारत और उत्तराखंड के कुछ लोग, कुछ छात्र वहां पर फंसे हुए हैं और वहां पर अब धन डॉलर का भी अभाव होने लगा है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द उनकी मदद करे और उन्हें स्वदेश वापस ला सके। इसके साथ ही हरीश रावत ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का दुष्प्रभाव भारत पर भी पड़ने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी को ये भी देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि हम इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हरीश रावत ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। रूस के आक्रमण के बाद युद्ध अवश्य संभावी लगता है। ये एक तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है यूरोप की धरती से, और ये अचानक नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से स्थितियां बन रही थी और पिछले कुछ हफ्तों से तो ये स्पष्ट लग रहा था कि आक्रमण होगा, युद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर निकाल करके ले जाना
भारत का पहला दायित्व है। उत्तराखंड के भी छात्र बड़ी संख्या में जो वहां अध्ययन करने के लिए गए थे फंसे पड़े। माँ बाप बहुत चिंतित है, प्रत्येक भारतवासी बहुत चिंतित है। कहा जा रहा है कि वहां छात्रों के पास डॉलर उपलब्ध नहीं है, निकासी का कोई रास्ता है नहीं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।